नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो पूरी प्रकृति है, ये इतनी आसानी से, इतने परफेक्ट तरीके से चलती कैसे है? इसका राज छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प चीज में, जिसे हम कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। ये ना, समझ लीजिए, जीवन को चलाने वाले वो अदृश्य इंजन हैं जो हमें दिखते नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतने पावरफुल इंजन काम कैसे करते हैं? चलिए, आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो पारितंत्र आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे प्रकृति की एक फंक्शनल यूनिट के तौर पर देखना। एक छोटा सा तालाब परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। सोचिए, उस तालाब में पानी है, मिट्टी है, ये सब निर्जीव चीजें हैं। और फिर उसमें पौधे हैं, जानवर हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, ये सब सजीव हैं। और ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक आत्मनिर्भर दुनिया। अब ये जो इकोसिस्टम है, इन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले तो हो गए स्थलीय, यानी जमीन वाले, जैसे जंगल हो गए, रेगिस्तान हो गए। और दूसरे हैं जलीय, मतलब पानी वाले, जैसे तालाब, झीलें और बड़े बड़े महासागर। अरे यहाँ तक कि हमारे घरों में जो एक्वेरियम होता है ना, वो भी एक तरह का मानव निर्मित पारितंत्र ही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम ना एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी के सफर को समझेंगे। और ये सफर 5 बड़े पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे एक चिंगारी से, वो चिंगारी जो हर चीज को शुरू करती है। फिर हम देखेंगे कि कैसे एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, कैसे उसे ट्रांसफर किया जाता है, और आखिर में वो कैसे रीसाइकिल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो चलिए आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, वो चिंगारी। अब पारितंत्र क्या है? जैसा कि हमने अभी बात की, एक तालाब इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और हम इसी तालाब को एक तरह की लैब बनाकर इकोसिस्टम के 4 सबसे जरूरी कामों को समझेंगे। किसी भी इकोसिस्टम का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता। ये वो प्रोसेस है जिसमें सूरज की एनर्जी को एक ऐसे फ्यूल में बदला जाता है जिससे पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर सके। असल में सारी कहानी की शुरुआत ही यहीं से होती है। और ये सब टिका है एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला पर, GPP - R = NPP। अब ये क्या है? GPP का मतलब है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब पौधों ने कुल मिलाकर जितनी भी एनर्जी बनाई। इसमें से R यानी रेस्पिरेशन, वो एनर्जी है जो पौधे अपने जिंदा रहने के लिए खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो बचा यानी NPP या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, असल में वही एनर्जी है जो इकोसिस्टम में दूसरों के खाने के लिए मौजूद है। तो जरा अंदाजा लगाइए, ये प्रोसेस आखिर कितना बड़ा है। पूरी पृथ्वी के पौधे हर साल करीब करीब 170 अरब टन ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। आप सोच सकते हैं ये कितनी ज्यादा एनर्जी है। सच में अविश्वसनीय। यही वो एनर्जी है जो हमारे पूरे ग्रह पर जीवन को चला रही है। अब यहां एक हैरान करने वाली बात है। महासागर हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा है ना? लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में वो जमीन से काफी पीछे हैं। वो सिर्फ 55 अरब टन ही प्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है, गहरे पानी में सूरज की रोशनी ठीक से पहुंच नहीं पाती और वहां पोषक तत्वों की भी कमी होती है। ठीक है, तो एनर्जी बन गई, कैप्चर हो गई। अब आगे क्या? अब हम अपने सफर के अगले पड़ाव पर आते हैं, द ग्रेट ट्रांसफर, यानी एनर्जी का फ्लो। अब हम देखेंगे कि ये एनर्जी फूड चेन में ऊपर की तरफ कैसे बढ़ती है। देखिए, इस एनर्जी ट्रांसफर को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, ट्रॉफिक लेवल या पोषी स्तर। ये कुछ नहीं, बस फूड चेन में किसी भी जीव की जगह है, उसका क्या स्थान है। जैसे कि पौधे जो खाना बनाते हैं, वो आते हैं सबसे पहले लेवल पर। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घास है, वो हो गई प्रोड्यूसर। अब बकरी आई, उसने घास खाई, तो बकरी हो गई प्राइमरी कंज्यूमर। और फिर इंसान ने बकरी को खाया, तो वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आप देख रहे हैं, एनर्जी का फ्लो सिर्फ एक ही दिशा में है, घास से बकरी और बकरी से इंसान की तरफ। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, एक पेंच है। जब भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गर्मी यानी हीट के रूप में खो जाता है। असल में सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल तक पहुंच पाती है। और यही 10% का नियम है जो पूरे इकोसिस्टम का ढांचा तय करता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसे एकदम साफ साफ दिखाता है। अगर प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी है, तो उन्हें खाने वालों यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स को सिर्फ 10% ही मिलेगी।
और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक तो सिर्फ 1% ही पहुंचेगी। यही वजह है कि फूड चेन्स कभी भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, एनर्जी ही नहीं बचती। अच्छा, ये तो हुई जिंदा जीवों की बात, पर जब ये जीव मर जाते हैं तब क्या होता है? बस यहीं पर इकोसिस्टम की क्लीन अप क्रू, उसकी रिसाइकलिंग टीम काम पर लगती है। डीकॉम्पोजिशन या अपघटन, ये वो कमाल की प्रक्रिया है जहां हर चीज को वापस सिस्टम में रिसाइकिल कर दिया जाता है। और इस रिसाइकलिंग के लिए जो कच्चा माल है उसे कहते हैं डेट्राइटस या अपरद। इसमें सब कुछ आ जाता है, सूखी पत्तियां, टूटी टहनियां, मरे हुए जानवर, यहां तक कि उनका मल भी। और एक बात याद रखिए, ये प्रकृति का कचरा नहीं है, ये एक बहुत ही कीमती संसाधन है। अब ये जो डीकंपोजिशन है, ये कई स्टेप्स में एक साथ होता है। सबसे पहले तो केंचुए जैसे जीव आते हैं और इस डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फिर पानी आता है और इन टुकड़ों में से पोषक तत्वों को घोलकर नीचे ले जाता है। ये है लीचिंग। इसके साथ साथ बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे जीव इसे और भी सरल बनाते हैं, जिससे ह्यूमस बनता है। और आखिर में सारे पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, जिन्हें पौधे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट। तो हमने एनर्जी का बनना, उसका फ्लो और रिसाइकलिंग देख लिया। अब देखते हैं कि इन सब से मिलकर आखिर बनता क्या है। और ये हमें लाता है हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर, द ब्लूप्रिंट, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये वो ढांचा है जो हमें एनर्जी फ्लो का नतीजा दिखाता है। ये पिरामिड हमें किसी भी इकोसिस्टम की पूरी संरचना, उसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। इनके बेस में, यानी सबसे नीचे, हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं। वही तो हैं जो बाकी सबको सपोर्ट करते हैं। और जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर की तरफ जाते हैं, जीवों की संख्या, उनका कुल वजन और सबसे जरूरी उपलब्ध एनर्जी, सब कुछ कम होता चला जाता है। एक घास के मैदान का ये उदाहरण देखिए, कितना कमाल का है। यहाँ करीब 60 लाख पौधे हैं जो कुछ हजार प्राइमरी कंज्यूमर्स का पेट भरते हैं, और ये सब मिलकर आखिर में सिर्फ मुट्ठी भर, इस केस में सिर्फ 3 टॉप के मांसाहारियों को सपोर्ट कर पाते हैं। ये एक बिल्कुल क्लासिक सीधा पिरामिड है। लेकिन एक सवाल है, क्या कोई पिरामिड कभी उल्टा भी हो सकता है? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब हमें एक बहुत ही अनोखे केस की तरफ ले जाता है। और जवाब है हाँ। और यहीं पर आता है एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास। समुद्र के अंदर बायोमास का पिरामिड, यानी कुल वजन का पिरामिड, अक्सर उल्टा होता है। अब ये कैसे मुमकिन है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, फाइटोप्लैंटन, वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। लेकिन वो इतनी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं कि वो अपने से कहीं ज्यादा वजन वाले ज़ूप्लैंक्टन और मछलियों को आराम से सपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन एक पिरामिड ऐसा है जो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, और वो है एनर्जी का पिरामिड। ये थर्मोडायनामिक्स का, ऊष्मप्रवैगिकी का एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसा कि हमने 10% के नियम में देखा था, हर स्टेप पर एनर्जी का लॉस होता ही होता है, वो गर्मी में बदल जाती है। इसलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा ही रहेगा। ये एक अटूट नियम है। तो अभी तक हमने इकोसिस्टम के एक सीधे साधे सिंपल से मॉडल को समझा, लेकिन असल दुनिया इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कहीं ज्यादा उलझी हुई है। एक गौरैया का ही उदाहरण लीजिए। जब वो बीज खाती है तो वो एक प्राइमरी कंज्यूमर है, पर जब वो कीड़े खाती है तो वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाती है। ये हमें बताता है कि प्रकृति एक सीधी सादी फूड चेन नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ फूड वेब है, एक खाद्य जाल। और ये सोचने वाली बात है कि ये जो जटिलता है, ये जो उलझाव है, ये आखिर एक इकोसिस्टम को स्थिर रखने में, स्टेबल रखने में कैसे मदद करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।